सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित होती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि कुंडली के 5वें भाव का फलादेश हम लोग कैसे करें। पूर्व की कक्षाओं में 2 रोज हम लोगों ने बृहत्पराशर होराशास्त्र पुस्तक का हम लोगों ने अध्ययन किया एवं उसके सभी सूत्रों को हम लोग आपस में एक दूसरे के सहारे समझते समझाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। आज जो यह कक्षा हो रही है, यह अपने अनुभव के आधार पर हो रही है कि हमने अपने गुरुजनों से हमने क्या सीखा या अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने से हमें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। आज हम इस विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। जन्म कुंडली में 5वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे इस पंचम भाव से कुंडली का 5वां भाव यह होता है लग्न भाव। यह है प्रथम भाव जिसे लग्न भाव कहते हैं। यहाँ पर ल भी लिखा हुआ है। यह लग्न भाव हुआ, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह 5वां भाव है। 5वें भाव से प्रमुख रूप से विद्या एवं संतान यानी कि बुद्धिमता। विद्या के लिए तो कई भाव देखे जाते हैं। विद्या की निपुणता दूसरा भाव, विद्या का शुभारंभ चौथा भाव, बुद्धिमता 5वां भाव, उच्च शिक्षा 9वां भाव, सर्वोच्च शिक्षा 8वां भाव इत्यादि कई भाव देखे जाते हैं। लेकिन परंतु बुद्धिमता की जहां तक बात आती है वह 5वां भाव। संतान भी 5वें भाव से। मनुष्य के जीवन में संतान और बुद्धिमता ये दोनों ही महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। अगर बुद्धि न हो तो व्यक्ति का जीवन व्यतीत न हो सही ढंग से। संतान न हो तो फिर अगली पीढ़ी कैसे चले, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। हालांकि शरीर के सभी अंग होते हैं, जैसे कुंडली के 12 भाव हैं, ये सभी भाव कुंडली के अंग हैं। शरीर का कोई भी एक अंग अगर शरीर से अलग हो जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, कमी तो खलती ही है। सभी शरीर के सभी भागों का, सभी अंगों का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक उसी प्रकार लग्न कुंडली में भी सभी भावों का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन पंचम भाव का महत्व कुछ विशेष है। अगर जिसके पास में ज्ञान नहीं है, विवेकशीलता नहीं है, बुद्धिमता नहीं है, उसका जीवन किस प्रकार का व्यतीत हो सकता है, आप लोग इसका आकलन कर सकते हैं। अतः पंचम भाव अच्छा होना हमारे जीवन को सबल बनाता है, इसलिए पंचम भाव की महत्ता अधिक है। पंचम भाव से मुख्यतः कौन किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पुत्र पुत्री, विद्या बुद्धि वाणी। वाणी तो खैर दूसरा भाव है, लेकिन वाणी में गुणवत्ता कैसी होगी वह पंचम भाव है। जिस प्रकार की बुद्धि उस प्रकार की वाणी। वाणी कर्कश होगा या सौम्य होगा वह दूसरा भाव, लेकिन वाणी की उत्तमता, वाणी की उत्तमता पंचम भाव। वाणी की उत्तम वाणी होगी या वाणी खराब होगा यह पंचम भाव दर्शाता है। विवेचना करने की शक्ति, जितना हालांकि विवेचना करने की शक्ति तो यहाँ से अष्टम भाव से मिलता है, लेकिन विवेचना यहीं से, क्योंकि विवेचना करने की शक्ति यह है तो इसका कर्म भूमि पंचम भाव ही है। जितना ज्ञान होगा उसी अनुसार से हम विवेचना कर पाएंगे। तो अंदर में ढेर सारे विषय वस्तु है, ज्ञान की कमी है, बुद्धिमत्ता की कमी है, विवेचना ही नहीं कर पाएंगे। मंत्र 5वें भाव से हम अपने मंत्र हमारे लिए कौन से उपयोगी हो सकते हैं, किस मंत्र की साधना करें जो हमारे जीवन की समस्याओं को कम करता है। यार आकस्मिक धन लाभ, प्रियतम या प्रियतमा, हम किससे प्रेम करेंगे वह 5वां भाव। हम किससे प्रेम करेंगे वह 5वां भाव। 7वां भाव पत्नी का है तो यह प्रेमिका का है या प्रेमिका भी है।
पंचम भाव प्रेमी या प्रेमिका का भी है। पंचम भाव को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, हम सभी पूर्व से जानते हैं। जैसे पहला पुरुष त्रिकोण, पुरुष त्रिकोण जिसमें पहला भाव, पांचवा भाव एवं 9वां भाव आता है। यह व्यक्ति को उत्तम बनाता है, यह व्यक्ति को उत्तम बनाता है। इसमें कौन कौन से भाव आ गए? तो यह पांचवा भाव, 9वां भाव एवं प्रथम भाव। दूसरा त्रिकोण होता है धन त्रिकोण। धन त्रिकोण को ऐश्वर्य त्रिकोण भी कहते हैं। यह दूसरा, छठा, 10वां है। दूसरा, छठा एवं 10वां, दूसरा, छठा एवं 10वें भाव को धन त्रिकोण कह सकते हैं, ऐश्वर्य त्रिकोण कह सकते हैं। इसके बाद में जो त्रिकोण होता है उसे प्रकृति त्रिकोण कहा जाता है। प्रकृति त्रिकोण यह कौन सा भाव होता है? तो तीसरा, 7वां और 11वां भाव। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इसे प्रकृति त्रिकोण कहा जाता है। यह इसे काम त्रिकोण भी बोला जाता है। इसके बाद में जो चौथा त्रिकोण बचता है इसे हम वैराग्य त्रिकोण कहते हैं। हम नहीं कहते, हमारे गुरुजनों ने हमें बतलाया है, या पुस्तकों में भी देखने को इसका नाम मिलता है। यह क्या है? तो वैराग्य त्रिकोण। इसमें चौथा, 8वां एवं 12वां भाव। इस वैराग्य त्रिकोण को मोक्ष त्रिकोण भी कहा जाता है। तो यह 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। चारों त्रिकोण की अपनी अपनी अलग अलग महत्ता है। हम लोगों का विषय वस्तु 5वें भाव से संबंधित है। 5वां भाव त्रिकोण भावों में से एक त्रिकोण है, इसलिए हम लोगों ने चारों त्रिकोण के बारे में समझ लिया कि 4 त्रिकोण कौन कौन से होते हैं। यहाँ हम लोगों ने प्रेमी प्रेमिका के बारे में पढ़ा। तो यह 5वां भाव पेट का भी है, उदर का भी है, पाचन शक्ति का भी है। पाचन शक्ति के लिए, पाचन प्रक्रियाओं के लिए कुंडली का पंचम भाव एवं छठा भाव दोनों ही देखा जाता है। यह अंदरूनी अंगों का है, छठा भाव। पंचम भाव से गर्भाशय आदि का भी विचार किया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि माता के आंचल से निकलकर अपने समाज से जुड़ने का भाव भी है। चौथा भाव माता का है। जब व्यक्ति अबोध होता है, जब समाज में घुलने मिलने के लायक नहीं होता, तब तक वह माता के साये में के अंदर रहता है। जब व्यक्ति समाज में घुलने मिलने लगता है तो अपने माता के आंचल से निकलता है, तो वह 5वां भाव है। नए लोगों से मिलना जुलना, मित्रता करना, काम करने में परस्पर किसी का सहयोग करना या सहयोग मांगना। अपनी अभिरुचियों के अनुसार आगे के लिए तैयारी करना, अपने अभिरुचियों के अनुसार आगे के लिए तैयारी करना भी। कहने का मतलब छोटा बच्चा होता है, जब घर से बाहर निकलता है या कुछ सोचने लगता है तो वह 2 घंटे बाद में क्या खेलेगा, बाद में क्या करेगा, नहीं करेगा, हम बाद में क्या करेंगे, यह प्रश्न उसके मन में आ जाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो यह प्रश्न उसके मन में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अपने आने वाले समय के लिए हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, यह सोचने समझने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? जब जातक समाज में घुलना मिलना शुरू हो जाता है तभी यह सोच का विकास होता है ना। वह पंचम भाव है, क्योंकि पंचम भाव जो है वह 8वें भाव की कर्म भूमि भी है। 8वें भाव से भविष्य के लिए चिंतन मनन करते हैं
तो उसकी कर्म भूमि यहाँ पर ही है, पंचम भाव है। पंचम भाव से उपासना इत्यादि का भी, पंचम भाव से हम यहाँ पे देखिए, छठा भाव, कुंडली का छठा भाव क्या है? संघर्ष का भाव है। हम अपने विरोधियों से संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, आगे बढ़कर निकल जाना चाहते हैं, आगे बढ़कर निकल जाना चाहते हैं। अपने ज्ञान, अपने विवेक का उपयोग करते हुए कभी कभी हम अपने विरोधियों से आगे निकल भी जाते हैं, और कभी कभी हम अपने विरोधियों से पीछे भी पड़ जाते हैं, पीछे भी रह जाते हैं। तो यहां से एक शिक्षा और मिलती है कि छठा भाव क्या है, आगे निकल जाने के लिए, हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, या संघर्ष करने से पीछे भी हटाता है। वह तो छठा भाव बतलाएगा ना कि छठा भाव कैसा है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, संघर्ष करने की क्षमता प्रबल है या संघर्ष करने की शक्ति ही नहीं है। वह कौन सा भाव बतलाएगा? छठा भाव बतलाएगा। छठा। ठीक इसी प्रकार देखिए, किसी भी विषय वस्तु को व्यापक रूप से समझने के लिए कुछ अलग के विषय वस्तुओं को जानना समझना आवश्यक हो जाता है। अब कुंडली के 12वें भाव से हम लोग किन चीजों का विचार करते हैं? मुख्य रूप से मोक्ष का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से किस चीज का विचार करते हैं? साधारणतया मोक्ष का करते हैं ना जी गुरु। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? भगवत प्राप्ति। जी। मोक्ष का मतलब भगवत प्राप्ति। भागवत प्राप्ति। तो फिर अब फिर इसका जो है 12वें से छठा पंचम भाव हो गया, तो भगवत प्राप्ति कहाँ से होगा? साधना से होगा ना। जी। किसी भी मंत्र का चयन कर, अपने गुरुजनों से मुलाकात कर, गुरुजनों से सुझाव सलाह लेकर या मार्गदर्शन पाकर हम किसी न किसी मंत्र का, किसी न किसी देवता का, या हम किस कायदे से हम अपना आध्यात्मिकता का विकास करें ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो सके। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह छठे भाव के बारे में हम लोगों ने विवेचना किया, ठीक उसी प्रकार 12वें का यह छठा भाव है, इसलिए यहाँ पर मंत्र का भाव का विचार किया जाता है। कभी कभी जो छोटे छोटे या जो नया जो ज्योतिष सीख रहे होते हैं, वह पूछ देते हैं कि गुरुजी पंचम भाव से मंत्र साधना का विचार क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि यह मोक्ष का संघर्ष भाव है। जी। इसलिए यह कायदे हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके बाद में और पंचम भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं? पंचम भाव बड़ा तीव्र गति का भी है। व्यक्ति शीघ्र धनी बनने के लिए जो काम करता है, जैसे कि जुआ सट्टा इत्यादि, जिसमें पुरुषार्थ की नहीं दिमाग की आवश्यकता हो, उसका जैसे कि आपस में प्रेम या प्रेम विवाह, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण या मैत्री या सानिध्यता पाने के लिए पंचम भाव का विचार किया जाता है। पूर्ण सानिध्यता जो मिलता है वह 7वें भाव को मिलता है। पूर्ण सानिध्यता 7वें भाव, यानी कि 7वें भाव तक आते आते वह जो है वह पति पत्नी के रिश्ते बन जाते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते का यह 11वां भाव है, आय भाव, इच्छा भाव है। तो पति पत्नी के रिश्ते बनने से पहले तो मन में इच्छा होगी ना, तब तो होंगे, तब तो एक दूसरे का प्रेम, इसलिए पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। इसलिए पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कि पंचम भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जा सकता है। यदि इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई मन में प्रश्न रह गया हो
तो अपनी बात को रख सकते हैं। अगर पंचम भाव में राहु हो और अच्छे स्थिति का हो तो बड़ा तीक्ष्ण और विश्लेषणात्मक बुद्धि प्रदान करते हैं। किसी किसी स्थितियों में पंचम भाव के राहु मंद बुद्धि के भी बनाते हैं, अच्छी स्थिति के ना होते हैं तो। अब इसके बाद में हम लोग पंचम भाव का फलादेश कैसे करें, या पंचम भाव में बैठे हुए कौन से ग्रह किस प्रकार के फल दे सकते हैं, या पंचम भाव पर पड़ने वाली राशियां, पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, कि पंचम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो किस प्रकार का फल हो सकता है, पंचम भाव में कौन से ग्रह होंगे तो क्या फल मिल सकता है। ढेर सारे विषय बन जाते हैं यहाँ से। तो अब आप ही लोग बोलिए किस विषय वस्तु पर हम लोग यहाँ से कक्षा को लेकर चले। पंचम भाव में अवस्थित सभी ग्रहों पर चर्चा हो, पंचम भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टियों पर चर्चा हो, पंचम भाव में कौन सी राशि है उस पर चर्चा हो, या पंचम भाव से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है उस पर चर्चा हो। कुछ तो आप लोगों का भी विचार तो होना चाहिए ना। जी जी